जो इससे पहले खबर जिस पर आपको जानकारी दे रही थी मैं, चुनावी बॉन्ड योजना, इसी चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज करेगी फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ थोड़ी ही देर में फैसला सुनाएगी। 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 5 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। पार्टियों को चंदा वैधता पर फैसला। 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर आज अहम फैसला, और इस पर लगातार नजर भी बनी हुई है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड को लेकर लगातार अब देखिए एक फैसला का जो इंतजार है कि आखिर होने क्या वाला है। 2 नवंबर को हालांकि 2023 को फैसला सुरक्षित रखा था, और अब इसको लेकर फैसला जल्द ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तस्वीर साफ होगी। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड पर आज अहम फैसला सुनाएगा, और अब इसी को लेकर इंतजार किया जा रहा है। देखिए, चुनावी बॉन्ड स्कीम की अगर बात करें तो इसे सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों को मिलने वाले पैसे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है, और अश्विनी दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट का रुख आज क्या रहने वाला है, क्या फैसला होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन कई सुनवाइयां रही, उसमें दलीलें हुई, उस पर जो आकलन आपका है, क्या संभावित तौर पर पॉसिबिलिटी है? देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट को ये इंश्योर करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, गवर्नमेंट ने जो 2 जनवरी 2018 को जो फाइनेंस एक्ट में बदलाव करके ये लेकर के आई, 2 चीजें उसके पीछे थी। पहला ये था कि जो पॉलिटिकल फंडिंग का सिस्टम है उसको क्लीन करना है, और दूसरा जो ये है कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को इरेडिकेट करना है। इस बात को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पूछा, तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले एक बात आई कि जब हर एक वोटर को कौन उसका कैंडिडेट है और उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पता करने का जब अधिकार है, तो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कौन देता है, दान के बारे में क्यों नहीं पता बताया जा सकता, और अगर कोई इंडस्ट्रियल सेटअप उसको चंदा देता है तो क्यों ऐसा तो नहीं होगा कि वो पार्टी रूलिंग पार्टी बनने के बाद उसको जो है फेवर करेगी। तो इस बात पर जो सॉलिसिटर जनरल की जो वहां पर आर्ग्यूमेंट थी, उन्होंने कहा किस पार्टी को क्या जानकारी मिलती है, जानना मतदाता का अधिकार है। मैं किसी पार्टी को इसलिए वोट नहीं दूंगा क्योंकि एक ठेकेदार ने उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। वोटर इस आधार पर वोट नहीं करता कि किस पार्टी को कौन फंड करता है, वह विचारधारा, सिद्धांत, नेतृत्व और काबिलियत के आधार पर वोट करता है। और बिजनेस हाउस वोट करने से पहले देते हैं कि क्या कोई पार्टी उन्हें बिजनेस के लिए माहौल दे पाएगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टियों को इस स्कीम के तहत ये नहीं पता होता कि चंदा देने वाला कौन है। तो सरकार ने कहा कि हर पार्टी जानती है चंदा कौन देता है, दान गुमनाम नहीं होता। चंदा देने वाले को भी अपना केवाईसी, आधार नंबर पता देना होता है। कोई भी सिर्फ बॉन्ड खरीदने बैंक में नहीं जा सकता, वो अपनी दूसरी पार्टियों को। लेकिन सवाल एक यहां पर यह है कि अगर पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है तो वो पैसा कहां से आ रहा है, पार्टी चलाने के लिए अगर कोई पैसा दे रहा है तो कहां से आ रहा है, ये जानने का अधिकार मतदाता को है कि नहीं है। और आज का ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मतदाता को जानने का अधिकार है, तो निश्चित तौर पर बड़ा लैंडमार्क डिसीजन होगा। लेकिन एक बात और पूजा बता दूं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो क्रिमिनल, उस केस में अगर ये जानने की जरूरत हो कि इस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से फंडिंग हुई, तो वो अधिकार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से जो है गोपनीयता बनाई गई है। अगर किसी केस में मुकदमा चल रहा है, किसी केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी में ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, कोई और एजेंसी, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को बताने की बाध्यता होगी। जी, मोहिनी प्रिया भी हमारे साथ में वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में इस वक्त हैं। तो मोहिनी प्रिया, इंतजार किया जा रहा है। अश्विनी दुबे जी ने बड़ा क्लियरली ये बताया कि ज़रूरी क्यों है और क्या क्या नियम होने चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी, जो इसका मकसद था, वो ट्रांसपेरेंसी वाकई रह पाए। लेकिन क्या आप मानकर चल रही हैं, जिस ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश की बात हो रही है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? देखिए, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है एक वोटर की राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज की प्रिवेसी की। तो यहाँ पे ये मेन मुद्दा उठा था सुप्रीम कोर्ट के आगे कि हम जो मतदाता हैं, हम जिनको वोट दे रहे हैं, उनके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इसको जानने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। उधर सरकार की तरफ से ये आर्गुमेंट आया कि जो भी जहां से भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज को ये मिल रहे हैं डोनेशंस, तो अगर हम उनका रिवील हो जाएगा तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज की एनोनिमिटी और वोट और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने वाले की एनोनिमिटी है, उस पर खंडन पड़ेगा।
तो दिस वाज द मेन इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जिसका आज फैसला होने वाला है। तो हम देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहता है। लेकिन अश्विनी दुबे जी, जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया तो यही बात होने लगी कि आमजन जो वोट कास्ट करता है, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि वोट कास्ट करता है लेकिन उसमें ये बात नहीं आती कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि वो मत तो अपने 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 सोच विचार अपने पूरे होशो हवास में ही करता है। किसी भी पार्टी की जो स्ट्रैटेजीज रहती हैं उसको देखकर, उसके काम करने के तौर तरीकों को देखकर ही वो वोट कास्ट करता है। लेकिन इसमें हम देखें कि दलीलें जो दोनों पक्ष में रही, उसमें किसका पलड़ा आपको नजर आता है कि ज्यादा तार्किक रहा? राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी और जनता का जानने का अधिकार ये सार्वभौमिक है, ये संविधान सम्मत है। एक जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट पूजा इसमें है कि क्या ये बॉन्ड केवल रिश्वत है, क्या चुनावी बॉन्ड? क्योंकि एक सबसे पहले इसकी अगर हिस्ट्री में जाए तो यहाँ पर एक ये देखिए कि चुनावी बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी, संस्था खरीद सकती है, जो 1,000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ तक के हो सकते हैं। बिल्कुल। और कोई भी नागरिक या कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते तो उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चुनावी बॉन्ड खरीदने होंगे। वे बॉन्ड खरीदकर किसी भी पार्टी को दे सके। तो यहां तक तो सारी ट्रांसपेरेंसी है। चुनावी बॉन्ड में डोनर का नाम नहीं होता, माने ऐसा नहीं होता कि आपके सामने अकाउंट नंबर फ्लैश हुआ, आप बैंक गए और बैंक में आपने जमा कर दिया। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज बैंक है वहां से चुनावी बॉन्ड खरीदना होगा। वो बॉन्ड खरीदकर आप किसी तो आप ये कह रहे हैं कि जिस ट्रांसपेरेंसी और करप्शन की बात हो रही है वो करप्शन का मैटर अभी भी नहीं आता, क्योंकि जिस ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है वो अभी भी नहीं आता। एक आर्ग्यू नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए ये तो बात की बात है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट, सबसे बड़ा एक आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई राजनीतिक पार्टी कहती है कि हमने अपना सुबह ऑफिस खोला, देखा कि वहां 100 करोड़ के बॉन्ड ऑफिस में पड़े हुए और हमने अपने खाते में जमा कर दिया, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उसे दिया किसने था। लेकिन उसके पहले की एक ट्रांसपेरेंसी आप देखिए, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाकर के जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा तो वहां तक की तो जानकारी, अपना केवाईसी नंबर देगा, सब कुछ देगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो गया और बैंक उसमें जमा कर दिया। ये इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, ये इंफॉर्मेशन दान दाता और दान लेने वाले दोनों के बीच में होती है। अब सवाल यहां पर इतना, एक सुप्रीम कोर्ट ये अगर ये इंश्योर कर देती है कि हमारे आप जैसे मतदाताओं का भी जानने का अधिकार है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन होगा। लेकिन एक अटेम्प्ट ये भी है कि इरेडिकेट करना है ब्लैक मनी, नंबर 1, और नंबर 2, अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल सेटअप किसी जो पार्टी इन पावर है उसको चंदा देता है और कल वो पार्टी नहीं आती, तो दूसरा पार्टी ऐसा ना हो कि उसको जो है रिवेंज के स्थिति से देखे। तो ये सब बातें भी हैं, ये सब भी आर्ग्यूमेंट में आए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने से पहले ये इंश्योर करना है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29(1) के तहत रजिस्टर्ड हो। एक दूसरी क्राइटेरिया है कि पिछले लोकसभा राज्यसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हों और भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं में ही पूजा वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो मिलते हैं। और 29 शाखाएं सिर्फ इतनी हैं जो नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, गुवाहाटी जैसे ऐसी शहरों में। तो ऐसा भी नहीं कि किसी भी स्टेट बैंक में गए ब्रांच में और आपने खरीद लिया। तो यहां तक तो ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन आज का जो सवाल है वो, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो है विपक्ष जानकारी ले सकता है चंदे की, आम जनता ले सकती है, क्योंकि दो ही लोगों को रिस्ट्रिक्शन है, एक विपक्ष को, एक आम जनता को, मतदाता को, लेकिन एजेंसी को रोक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ लेकिन इंडिया इसके साथ साथ ये भी तो है इसमें क्लॉज की जो पहचान है वो जनता और जिसको धन प्राप्त हो रहा है, दोनों में किसी को नहीं पता होता कि ये पैसा आया कहां से। नहीं, देखिए अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाना है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये जानना तो जान सकेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के पास जब फंड वो आएगा तो उसके पहले आप देखिए एसबीआई से जब खरीदा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो वहां तक तो जानकारी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक रेगुलराइज्ड बैंक है, तो ऐसा नहीं सकते कि कंप्लीट एनार्की है, ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए होनी चाहिए वहां पर थोड़ी खामी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। अब ये देखना है कि क्या ये जानकारी जनता को होनी चाहिए, क्या ये इंडिया जो हमारा जानने का अधिकार है उसका उल्लंघन है, या राइट टू प्राइवेसी भी इसमें आएगी। ये सब बातें हैं। और क्या मौजूदा अधिकारों का टकराव, देखते हैं कि नागरिकों के जो अधिकार हैं वो अधिकार सुरक्षित होते हैं कि ये जानने का कि कौन पैसा दे रहा है, या ये जो है इसको गोपनीय रखा जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वही निर्णय, क्योंकि संविधान बेंच 5 जजेस की बेंच इसमें सुनवाई कर रही है जाहिर तौर पर।
और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना आपसे कुछ ही देर बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले दफ़ा सुरक्षित रख लिया था, तो इस बार कोई ऐसा नहीं कि कोई दलीलें पेश होंगी या फिर कोई और आर्ग्यूमेंट होने वाला, बल्कि सीधे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो मोहिनी प्रिया, अभी तक इसको गुप्त रखने की एक वजह ये थी इन्फ्लुएंस होना, लोग इन्फ्लुएंस ना हो जाए, पार्टी इन्फ्लुएंस ना हो जाए, कहीं उससे उसको आमतौर पर होता है कि अगर पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं तो जिसकी सरकार है कहीं वो उसको सरकार आने पर फायदा ना पहुंचाए। तो ये एक वजह रही थी कि जो पार्टी जिसको फंड जा रहा है उसको भी ये बात ना पता चले। तो ये जो पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो इससे क्या ये आप मानकर चल रही हैं कि ये इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? देखिए, जहां तक गुप्त रखने की बात है, तो अगर आप ऑल्दो आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्टेट बैंक की शाखाओं से प्रोक्योर करोगे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आइडेंटिटी ऑफ डोनर डाइवर्ज नहीं कर सकती है। तो ये पूरी तरह से एक ओपेक प्रोसेस है मेरे हिसाब से। अब जैसा कि अश्विनी जी ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जाने के बाद आप इनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम आम जनता की बात कर रहे हैं कि आम जनता को यहाँ पर इंफॉर्मेशन का हक है कि नहीं, कि वो जिन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट कर रहे हैं उनको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसका हक आम जनता को जानने का है नहीं। बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये है। तो इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में आम जनता के इंफॉर्मेशन पे पूरी तरह से ओपेसिटी आ चुकी है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसीलिए हम वेट कर रहे हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ अपना डिसीजन दे और इसमें बेहतर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करे इस पूरे प्रोसेस में। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन दोनों को लेकर ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई करप्शन को खत्म करने के लिए, लेकिन अब बात आ रही है ट्रांसपेरेंसी की, कि जो जनता वोट कास्ट करती है उसको भी हक होना चाहिए कि उसे पता हो कि जिस पार्टी को वो वोट कर रहा है या फिर जो भी पार्टीज हैं उनको फंड आखिरकार कहाँ से हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है जनता के लिए। अश्विनी जी। बिल्कुल, देखिए, चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा व्हाइट मनी लाने के प्रयास के साथ एक निश्चित तौर पर ये रडार तो ये एम्बार्गो तो करता ही है जहां से सूचना गायब होती है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि सिर्फ ये किसी पार्टी इन पावर की बात नहीं है, कोई भी पार्टी पावर में आएगी डेफिनेटली, अगर ये आएगी और उसको कहीं से कोई कंपनी चंदा देगी ताकि पॉलिसी फेवर में आए, वो चैरिटी करती हुई ना दिखे, ये सब बातें जो हैं जो पार्टी सत्ता में होती है उसको। लेकिन अश्विनी, जल्दी से मैं जो इन्फ्लुएंस की बात कर रही थी कि अगर ये इसका एक पर्पस ये भी होता है ना कि पार्टी को अगर पता होगा कि फंड ज्यादा यहाँ से आया, तो एक होता है कि भाई सत्ता में आने के बाद ऐसा ना हो कि उस पर्टिकुलर जो भी है शख्स उसको सरकार का फायदा मिले। एक ही डाउट रहता है ये माइंड में, मुझे लगता है इसको लेकर भी कोई रह सकता है क्या प्रावधान? ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि जो पार्टी रूलिंग होती है उस पार्टी के फेवर में बिजनेस हाउसेस ज्यादा चंदा देते हैं। और ये फैक्ट भी और ये आंकड़े भी अगर आप उठाएंगी तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसको चंदा ज्यादा आया है। उसके बाद इस पर अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे या दूसरी पार्टियों की बात करेंगे, अभी तो कई रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फंडिंग होती है। निश्चित तौर पर ये है और ये आंकड़े सब हैं, लेकिन किसी एक या दो पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है। और इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात जो हम करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी क्या अभी के लिए या आगे के लिए भी होती? और जब एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है तो पैसा कहां से आया इसके बारे में जानकारी नहीं, तो डोनर का पता नहीं होता, इसे खर्च कहां किया गया ये नहीं पता होता। लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो आप अपनी केवाईसी जरूर देते हैं, तो जो पारदर्शिता, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो असली पर्पस है वो पर्पस तो सॉल्व ही नहीं हुआ, जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है पर्पस पर। इसीलिए तो संवैधानिक बेंच इस पर सुनवाई कर रही है कि संवैधानिक बेंच देखेगा। एक बात और अभी जल्दी से सर, कि जहां से वो कंपनी जो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है उसकी बैलेंस शीट में भी वो देखना जरूरी है। चलिए मैं दोनों के पास विस्तार से चर्चा के लिए वापस लौटूं। उससे पहले जरा तस्वीरें फिर से दिखाते हैं। 5 जजों के संवैधानिक बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है और फिलहाल आज क्योंकि फैसले की घड़ी है तो अब से कुछ ही देर बाद फैसला आएगा। हमारे जो जजेस हैं वो फिलहाल बैठ चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला, तस्वीर साफ होने लगेगी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। कानूनी वैधता पर फैसला अब से कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में आने वाला है, क्योंकि संवैधानिक बेंच इस वक्त बैठ चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला अब से कुछ ही देर बाद। Essential for the effective exercise of the choice of voting. One of the factors which contributes to political inequality is the difference in the ability of persons to influence political decisions because of economic inequality. Economic inequality leads to differing levels of political engagement because of the deep association between money and politics. At a primary level, political contributions give a seat at the table to the contributor. That is, it enhances access to legislators.
This access also translates into influence over policy making. There is also a legitimate possibility that financial contribution to a political party would lead to quid pro quo arrangements because of the close nexus between money and politics. Quid pro quo arrangements could be in the form of introducing a policy change or granting a license to the person making financial contribution to the political party in power. The electoral bond scheme and the impugned provisions to the extent that they infringe upon the right to information of the voter by anonymizing contributions through electoral bonds are violative of Article 19(1)(a). We have applied the proportionality standard to determine if the infringement of the right to information is justified. Issue 2. Whether the infringement of the right to information of the voter is justified for the purpose of curbing black money in the electoral process. The right to information under Article 19(1)(a) can only be restricted. सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई शुरू हो चुकी है और संविधान पीठ ने फैसला सुनाना भी शुरू कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर फैसला से थोड़ी देर में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने का यह मामला है और फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, जिस पॉइंट का हम अभी जिक्र कर रहे थे कि अगर ये बिल्कुल क्लियर होती हैं चीजें तो जाहिर तौर पर इससे इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने का मामला। और ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपसे कुछ ही देर बाद होगा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस वक्त बैठी हुई है और फैसला पढ़ना भी शुरू हुआ। Introduction of the electoral bond scheme, 47% of the contributions were received through electoral bonds, which is regulated money. The Union of India submitted that providing anonymity to the contributors incentivizes them to contribute through the banking channels. Assuming for the purpose of hypothesis that the Union of India is right on this prong, what it urges is that non-disclosure of information